हाल इलियास आज़मी के गमगुसारों से भरा हुआ है। ये ताज्जुब की बात नहीं है। मेरी कौम का ये दस्तूर है कि जब कोई रहबर और लीडर आपके लिए खड़ा होता है तो आप उसकी टांग खींचते हैं, जब वो रुखसत हो जाता है तो हाय हाय करते हैं। ये मंजर मैं यहाँ भी देख रहा हूँ। इलियास आज़मी साहब का ताल्लुक़, सियासी ताल्लुक़ डॉक्टर फरीदी से था। हम और वो कहा करते थे कि फरीदी ब्रिगेड के अब कितने लोग रह गए। आखिरी मुलाकात जिसका अभी माजिद साहब ने जिक्र किया, हम दोनों वहाँ बैठे तो मुझसे कहा कि मुझे खूब देख लो और मैं तुम्हें देख लूँ, अब न जाने कौन किसका साथ छोड़ देगा। तो ये उनसे मेरी आखिरी मुलाकात थी। ये सोच रहा था कि उनसे इतना ताल्लुक़ है। डॉक्टर फरीदी ने जो पहली तहरीक चलाई थी उसके अंदर हम लोगों ने राज नारायण के साथ, चौधरी चरण सिंह के साथ बहुत काम किया था। और इलियास भाई तो हमसे 10 साल बड़े थे और समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, लेकिन अभी मेरे एक साथी ने बदर आलम साहब से कुछ गुफ्तगू हुई तो ख्याल आया कि मैं उसी पे बता दूं। मैं जब ये इमरजेंसी लगी तो 1 साल तक मुख्तलिफ जगहों पे भागता रहा और सारी चीज़ें जब्त होती गईं, लाइसेंस से छिन गए। मायूस होकर मैं इस मुल्क से चला गया। जब मैं वापस आया तो आरिफ मोहम्मद खान ने अपने घर पे मुझे खाने पे बुलाया। वो काशी राम जी को ज्वाइन कर चुके थे। मैं जब गया तो मैंने कहा कि तुम्हारे यहाँ आज तो घर खाली है, यहाँ तो अलीगढ़ बिरादरी बहुत जाती है उनके यहाँ। तो उनका अदीब भाई वो काशी राम जी आने वाले हैं। तो मैंने कहा क्यों? कहा नहीं, वो आपसे मिलना है। तो मैं तो उनसे कभी मिला नहीं था, जानता नहीं था। तो वो और मायावती आए और काशी राम ने कहा कि हमने जो 1967-68 में डॉक्टर फरीदी ने परिहार को दिल्ली लखनऊ बुलाया था, इसमें बहुत से लोग उससे वाकिफ़ होंगे। उन्होंने कहा कि मैं उस कॉन्फ्रेंस से मैंने DS4 बनाई थी और तुम कहाँ चले गए? मैंने कहा कारोबार करता हूँ। उन्होंने कहा छोड़ो, देखो हमको तो डॉक्टर फरीदी ने ये राह दिखाई थी, हम कहाँ पहुँच गए, तुम कहाँ खड़े हो। ये वो अल्फाज थे जिसको मैंने समझा कि जो कौमें अपने रहबर, अपने लीडर के साथ देती हैं वो कहाँ जाती हैं, और जो रहबर कौमें अपने गुजरे हुए बुजुर्गों को, नायाब लीडरों को कि सिर्फ कंडोलेंस करती हैं, वो कहाँ खड़ी होती हैं। आज तो आलम यह है इस मुल्क में कि हिंदुस्तान का प्रचार मंत्री, जिसको लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, लाल किले से कहता है 1000 साल के बाद आज़ादी मिली है, कलेजा फट गया ये सोच के कि इस मुल्क में कोई टीपू सुल्तान पैदा नहीं हुआ था, ये सोच के कि इस मुल्क में कोई बेगम हजरत महल पैदा नहीं हुई थी, कोई सिराजुद्दौला पैदा नहीं हुआ था, कोई कायदीन पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि 1000 साल के बाद हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि ये मुल्क आज़ाद हुआ है। ऐसे वक्त में आपको सोचना पड़ेगा। अपने कायदीन को देखिए। और अभी इलियास आज़मी साहब की जो ये क़ुव्वत थी कि वो कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जैसे अभी हमारे दोस्त मासूम साहब ने कहा, मेरे उनके बड़े इख्तलाफात, एक दिन खफा हो गए, यार तुम तो कांग्रेसी हो गए। मैंने कहा पैदा कांग्रेसी हुआ था, मरूंगा कांग्रेसी, कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं था और ना हूं, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजी थी, वो एक सोच थी। उस वक्त जब मैं पैदा हुआ, आज़ाद हिंदुस्तान में मैं नहीं पैदा हुआ, मैं गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुआ, लेकिन होश संभाला आज़ाद हिंदुस्तान में। उस वक्त मेरे बुजुर्गों के सामने सिर्फ 2 चीज़ें थीं,
या तो मुस्लिम लीग में जाओ या कांग्रेस में जाओ। हमने जिन्ना को ठुकराया, गांधी को अपना लिया, वो हमारे दिल और दिमाग पे थी। इलियास भाई, वो इमरजेंसी का कुछ असर था और कुछ कांग्रेस की नाइंसाफियां थी जो डॉक्टर फरीदी के साथ उन्होंने करी थी, उसकी वजह से उन्होंने मरते दम तक कांग्रेस को माफ नहीं किया। आखिरी मुलाकातों में मैं उनसे कहता था, मुझे बुलाते थे कि एक नई पार्टी बना लो, और मुझे एक पार्टी बगैर मुझे बताए दलित और मुसलमानों की एक पार्टी बना ली और मुझे सदर बना दिया। तो मैं गया, मैंने कहा मैं भी मरने के करीब हूँ, अब पार्टी बनाने का वक्त नहीं है, मुल्क बचाने का वक्त है। तो हमारी उनके इस तरह के ज़रूर इख्तलाफात थे, लेकिन वो शफकत, वो मोहब्बत, अभी बस एक और मेरी नज़र में एक दो लोग रह गए हैं। एक आलम बदी साहब हैं, 7 या 8 साल टर्म के एमएलए हैं। अभी मैं आजमगढ़ में था तो मुझसे मिलने के लिए आए, पकड़ा के आए। उनका भाई अदीब साहब कह रह गए, मैंने कहा भी 2 ही 4 रह गए। इतने में से कितने लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर फरीदी को जानते हैं? कोई एक बता दे मुझे। जो पुराने लोग हैं वो शायद जानते हैं, बैठे हैं हमारे डॉक्टर साहब। डॉक्टर फरीदी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। और उसकी तहरीक से जो आदमी मरूब हुआ, काशीराम को पूरा हिंदुस्तान जानता है। जिंदा कौमें ये कहलाती हैं और मुर्दा कौमें वो होती हैं जो अपने रहबरों को भूल जाती हैं। ये आज हमारी सिचुएशन है, ये हमारी आज हैसियत है। हम जानते हैं कि डॉक्टर फरीदी वो पहला मुसलमान था जिसने कहा कि पिछड़ों को, दलितों को, बैकवर्ड को मिलाकर एक कुव्वत बनाओ। उस कुव्वत को बनाने में लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो कहते हैं ना कि अपनी ही आरजू, अपनी ही जुस्तजू, हम अपनी ही आरजू, अपनी जुस्तजू मुझको दूर से दूर तर कर गई, और कुछ लोग मंजिल नशी हो गए मेरे कदम ढूंढते ढूंढते। तो यही शक्ल पैदा हुई है। मैं ये समझता हूँ अरशद मियाँ को अल्लाह उनको सलामत रखे, उनमें वो जज्बा पैदा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला इलियास भाई को जन्नत फिरदौस अता करे, और हम में सोचने और समझने की फिक्र पैदा हो। इस मुल्क को बचाने के लिए हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। मुसलमानों से मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज की जूतियाँ मत उठाओ, अपने को मजबूत करो और उनके साथ साझेदारी मांगो। मेरे आज के सियासी लीडरों से इख्तिलाफ यही है कि सियासी जमातों के जूतियां उठाने के बजाय अपनी कुव्वत बन के जाओ और कहो उनसे कि तुम मेरे बगैर इस मुल्क के हाकिम नहीं हो सकते, और मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि इस वक्त इस मुल्क को बचाने के लिए हमको अपने सेकुलर भाइयों के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। आज के दिन ये अज़्म करें कि इलियास भाई के ख्वाब को हम पूरा करेंगे।